नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, नमस्कार, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हर हर महादेव। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यार वहाँ भी चल रही है, ये भी हमारा ही चैनल है, वो भी हमारा चैनल है। कैसे हैं अतुल? अतुल यहाँ पर हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? मज़ा क्यों नहीं आ रहा? इतने अच्छे से तो पढ़ा रहा हूँ भाई, और क्या चाहिए अब? हाँ? मज़ा नहीं आ रहा है। क्या किया जाए फिर आप बताओ? ठीक? देखो, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जून तक हम एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके कवर करा दें, ठीक है? 3 सब्जेक्ट हम एटलीस्ट कवर करा दें, हिस्ट्री कवर करा दें, ज्योग्राफी कवर करा दें और पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो आपके लिए हम कवर कराते हैं। हाँ जी, बताइए, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? सनी, ओके, ठीक है, तो ये 3 तो हम कंप्लीट करा देंगे। 3 चीज़ें अच्छे मतलब 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगी और पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो एग्ज़ाम से पहले हम कंप्लीट करा देंगे। सनी, ठीक, हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं गौरव, आपको आपको देख पा रहा हूँ, मतलब आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। बहुत जल्दी आएगी यार। ठीक? हाँ, तो इतनी चीज़ें हम कवर करा देंगे। ठीक है? ओके, बाकी आप बताओ कुछ। और बाकी प्रैक्टिस सेशन तो होगा ही होगा। प्रैक्टिस सेशन तो होगा ही होगा, बहुत जल्दी आएगी। अभी पहले हम ये कर लें, अभी क्या हुआ कि हम ट्रैवल कर रहे थे, इस वजह से 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाई। अब अल्टीमेटली होगा ये कि हर अल्टरनेट डे पे आपकी क्लास होगी, चाहे संडे हो ना हो, हर अल्टरनेट डे पे क्लास होगी। बिल्कुल पूछ सकते हैं। एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल है, एसएससी, एनटीपीसी दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है? हाँ। हाँ, क्लास ज़्यादा रख लेंगे। हम टाइम से करा लेंगे यार। देखो, 2 चीज़ें तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत बढ़िया तरीके से पूरी-पूरी कंप्लीट कर लेंगे और पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो कवर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है? अरे सनी बोल तो दिया भाई। ठीक है? चलो। अब शुरू करते हैं टॉपिक को। अब ध्यान दो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना क्लास में, आंसर करते रहना। अभी मैं कमेंट बॉक्स नीचे कर रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा तो आप जवाब दीजिएगा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था और टॉपिक का नाम था वैदिक सभ्यता, टॉपिक का नाम था वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है? जिसमें हमने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा है, जिसे हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं आपसे करूंगा कुछ सवाल, जल्दी से जवाब देना। पहला सवाल, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? सर, वैदिक साहित्य में 4 चीजें आती हैं, वैदिक लिटरेचर में 4 चीजें आती हैं। वैदिक साहित्य में वेद अर्थात संहिता आती है, वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, वैदिक साहित्य में आरण्यक आता है और वैदिक साहित्य में उपनिषद आता है। तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य का हिस्सा हैं। अगला सवाल आपसे यह है, वो कौन सा ग्रंथ है जिन्हें वेदांत कहा जाता है? वो कौन सा ग्रंथ है वेदांत कहा जाता है? बिल्कुल यश रजक मुझे बताइए, वो कौन सा ग्रंथ है जिसे हम वेदांत के नाम से जानते हैं? तो जवाब होगा कि सर, वेदांत के नाम से हम उपनिषद को जानते हैं। वेदांत के नाम से हम उपनिषद को जानते हैं क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम हिस्सा है। क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम हिस्सा है। भाई, ये सारी बातें बाद में कर लेना, ज्योग्राफी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है? अभी आंसर दे दो, थोड़ा सा पढ़ लो, एक बार चीजों को रिकॉल कर लो। कम से कम मेरे साथ चीजों को रिकॉल तो कर लोगे ना, कि ये सारा अगर आपको करना है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, मजा नहीं आएगा। ठीक है? बेहतर यह है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कर लें। ठीक है? तो अब सिर्फ आंसर करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे यह कहा कि वेदांत के नाम से हम किसे जानते हैं? तो वेदांत के नाम से हम उपनिषद को जानते हैं। वेदांत के नाम से हम उपनिषद को जानते हैं सर, क्योंकि वैदिक साहित्य का जो अंतिम हिस्सा है, वैदिक साहित्य का जो अंतिम हिस्सा है वो उपनिषद है। अगला अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि वो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सा ग्रंथ है महाकाल की लाडली, जिसमें यह कहा गया है कि यह
गुरु के पास बैठने से ही ज्ञान आता है? तो जवाब होगा कि सर उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना, उपनिषद का मतलब होता है सिट नियर द टीचर और फिर वहां से नॉलेज लेकर के आना। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें मेडिटेशन की बात ज्यादा की गई है और वनों से संबंधित बात की गई है? वनों में जो ज्ञान मिला, जो नॉलेज फॉरेस्ट में मिला, वो क्या है? तो सर फॉरेस्ट में जो नॉलेज मिला है वो है आरण्यक। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है वेदों की संख्या कितनी है? सर वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? सर वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। अगला, वह कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वो कौन सा वेद है जिसे फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है? सर सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। किसे कहा जाता है? सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में गाने जाने वाली ऋचाओं का संग्रह किया गया है। अगला सवाल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। देयर आर टोटल 10 मंडल्स इन दी ऋग्वेदा। अगला, वह कौन सा वेद है जो मुख्य रूप से यज्ञों से जुड़ा हुआ है? वह कौन सा वेद है जो मुख्य रूप से यज्ञों से जुड़ा हुआ है? तो जवाब होगा सर यज्ञों से जो वेद जुड़ा हुआ है वो है यजुर्वेद। वह वेद जो यज्ञों से जुड़ा हुआ है वह है यजुर्वेद। अगला सवाल, वह कौन सा वेद है जिसमें जादू, टोना, राजनीति, आयुर्वेद, जिसमें तंत्र, मंत्र, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, इन सब की बात की गई है? सर वो है अथर्ववेद। सर वो है अथर्ववेद। ठीक है। ऋत्विज क्या होते हैं? सर ऋत्विज का मतलब होता है वो जो वेदों का पाठ करते हैं। ऋत्विज का मतलब होता है वो जो कि वेदों का पाठ करते हैं। हमने देखा था ऋग्वेद का जो पाठ करता है वो होत्री कहलाता है। ऋग्वेद को जो रिसाइट करता है वो होत्री कहलाता है। सामवेद को जो रिसाइट करता है वो उद्गाता कहलाता है। सामवेद को जो रिसाइट करता है वो उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद को जो रिसाइट करता है, यजुर्वेद को जो रिसाइट करता है वो अध्वर्यु कहलाता है। और अथर्ववेद को जो रिसाइट करता है वो ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद को जो रिसाइड करता है वो ब्रह्मा कहलाता है। याद आया ये सारी बातें? आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा उपनिषद है? वह कौन सा उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते की बात की गई है? तो जवाब होगा कि सर सत्यमेव जयते की बात मुंडक उपनिषद में की गई है। सत्यमेव जयते की बात मुंडक उपनिषद में की गई है जो अथर्ववेद का हिस्सा है। अगला, वह कौन सा उपनिषद है जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद दिया गया है? जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का डायलॉग दिया गया है? तो सर गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो डायलॉग है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो डायलॉग है ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। अगला, वह कौन सा उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है? वह कौन सा उपनिषद है जिसमें 4 आश्रम्स आर मेंशन? हमने 4 आश्रमों के बारे में पढ़ा था कि पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होता है जो 25 साल तक होता है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम होता है जो 50 साल तक होता है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है और वानप्रस्थ के बाद जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम होता है। तो 4 आश्रमों की जो चर्चा है वो जबाली उपनिषद में की गई है जो यजुर्वेद का हिस्सा है। 4 आश्रमों की जो चर्चा है वो जबाली उपनिषद में की गई है जो कि यजुर्वेद का हिस्सा है। भाई वो भी आएगा सिद्धार्थ, अभी थोड़ा पढ़ लो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास में कि जो चल रहा है मैं यहाँ रिवीजन करा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है। सर ये करा दो, वो करा दो। भाई दोस्त मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इन सब बातों में मत फंसो। बेहतर यह है कि क्लास आए हो, चीजों को रिकॉल करो। बाकी सब लोग आंसर कर रहे हैं, आप भी आंसर कर दो। एक मैसेज मत पकड़ो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, अभी थोड़ा काम कर ले। ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, अगली चीज पर आते हैं। अगला सवाल समझो। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। अगला सवाल आपसे यह है कि यम और नचिकेता का संवाद कहाँ दिया गया है? यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कहाँ है? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठ उपनिषद में दिया गया है।
यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठ उपनिषद में दिया गया है। क्या यहां तक आपको सारी बातें याद रहेंगी? ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आर्य कहां से आए थे? तो सर जो आर्य हैं इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। जो आर्य हैं ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। अगली चीज हमने ये भी पढ़ी थी, याद रखिएगा, कि आर्यों के ओरिजिन को लेकर के हमने एक पॉइंट पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक का, कि सर बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी थी आर्कटिक होम टू वेदास। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी थी आर्कटिक होम टू वेदास, और जो आर्कटिक होम टू वेदास है उसमें बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्यों का ओरिजिन आर्कटिक वाले रीजन से हुआ है, नॉर्थ पोल वाले रीजन से हुआ है। याद आ रहा है आपको? आर्कटिक वाले रीजन से हुआ है, नॉर्थ पोल वाले रीजन से हुआ है। वहीं हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि नहीं, आर्यों का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से हुआ है, लेकिन हम मैक्स मूलर को मानते हैं। मैक्स मूलर ने यह बताया था कि देखो भाई, आर्यों का जो ओरिजिन है वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से हुआ है। अगला सवाल है, हमने वैदिक एज में दो अलग अलग चीजें पढ़ी थी। हमने वैदिक पीरियड में, अभी 20 मिनट रिवीजन चलेगा फिर आगे बढ़ेंगे। हमने वैदिक पीरियड में दो चीजें पढ़ी थी दोस्तों। एक हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक पीरियड, दूसरा हमने पढ़ा था लेटर वैदिक पीरियड। एक हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, दूसरा हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक पीरियड जो है, इसका ड्यूरेशन क्या था? तो आप बताओगे कि सर ऋग्वैदिक पीरियड का जो ड्यूरेशन है, ऋग्वैदिक पीरियड का जो ड्यूरेशन है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। ठीक है, अगली चीज आप समझो कि जो लेटर वैदिक पीरियड है, जो उत्तर वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? तो आप जवाब दोगे कि सर ऋग्वैदिक पीरियड में प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय कृषि था, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, याद रखना, ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में कृषि, ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। ज्योग्राफी के बारे में हमने ये पढ़ा था, आप ही लोगों को बताना है ऋग्वैदिक पीरियड कहां पर रहा है। जब ऋग्वैदिक पीरियड की हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक पीरियड में कहां पर हमारा एक्सपेंशन रहा है? तो ऋग्वैदिक पीरियड में हम सप्त सैंधव क्षेत्र में थे। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में हम गंगा वैली वाले रीजन में आ गए। सर सप्त सैंधव में कौन कौन आता है? सिंधु, जिसको सिंधु ही कहा जाता था, झेलम जिसे वितस्ता कहा जाता था, चेनाब जिसे अस्किनी कहा जाता था, रावी जिसे परुष्णी कहा जाता था। इसी के किनारे बैटल ऑफ टैनकिंग या दसराग युद्ध हुआ था। इसके अलावा आप देखें कि व्यास को विपाशा कहा जाता था। फिर सतलज को शतुद्री कहा जाता था। सरस्वती, इसे नदी तमा, माते तमा, देवी तमा ऐसे शब्दों से जाना जाता था। यहीं पर हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था। अब मुझे बताओ कि ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा किस रिवर का मेंशन किया गया है? तो सर ऋग्वैदिक में सबसे ज्यादा मेंशन इंडस का है। ठीक है, इंडस का सबसे ज्यादा बार मेंशन है, सिंधु का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। लेकिन जो सरस्वती है ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ये सबसे होली रिवर मानी गई है इन ऋग्वैदिक पीरियड। दूसरी चीज, गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है और जो यमुना है, यमुना इसका सिर्फ 3 बार उल्लेख किया गया है, जो बताता है कि ऋग्वैदिक काल में सभी लोग सिंधु
घाटी वाले क्षेत्र में रह रहे थे। ऋग्वैदिक पीरियड में मैक्सिमम लोग इंडस और सरस्वती के पास रह रहे थे। याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये सारी बातें, सप्त सैंधव में 7 नदियों के नाम याद रखना। ये 2 चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बढ़िया तरीके से। सर बैटल ऑफ 10 किंग्स की अगर बात हुई है, बैटल ऑफ 10 किंग्स की अगर बात हुई है, तो हमने देखा था कि ये जो लड़ाई है ये ऋग्वैदिक पीरियड में है। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें वशिष्ठ ऋषि थे। एक तरफ भरत थे, भरत ट्राइब था, और दूसरी तरफ 10 दूसरे ट्राइब थे। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी परुष्णी अर्थात रावी नदी के किनारे। परुष्णी अर्थात रावी नदी के किनारे। ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कुछ और चीजों के बारे में पढ़ा था। जैसे अगर आपको याद हो तो ऋग्वेद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। फिर याद करें, हमने एक और टॉपिक कवर किया था, वेदांग। याद आ रहा है, हमने एक और टॉपिक कवर किया था, वेदांग। जल्दी से कमेंट करके बताओ वेदांग की संख्या कितनी है। सर वेदांग की संख्या है 6। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप, क्या करते हो आप, यही सब करो, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, अभी पढ़ लो अच्छे से यार। ठीक, वेदांग की संख्या है 6। तो इसमें कौन कौन सा आता है? सर इसमें शिक्षा आता है, ठीक है, इसमें व्याकरण आता है, ठीक, इसमें निरुक्त आता है, याद आ रहा है, निरुक्त आता है, इसमें छंद आता है, इसमें ज्योतिष आता है, और साथ ही साथ इसमें कल्प आता है। कल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्प में हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। कल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्प में हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब कल्प जरा समझना, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। ध्यान से, शिक्षा में उच्चारण के बारे में, फिनेटिक्स के बारे में बताया जाता है। नृत्य में एटाइमोलॉजी, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, छंद, पोइट्री, कविता, ज्योतिष में भाग्य, फ्यूचर, ये सब का प्रिडिक्शंस बताया जाता है। तो ये सारी बातें याद रखना। याद रहेगा? अरे बोलो, याद रहेगा? इतनी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। इन सभी के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। एमसीक्यू भी लगवा दिए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवा दिए थे, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। अब ईमानदारी से बताओ कितनी बातें आप लोगों को याद थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लास में करवा दिए थे, अभी फिर करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। अभी फिर करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है जी। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है भाई, सामने ही हूं आपके। ग्रुप टी, क्या नाम है आपका? ठीक, चलो ध्यान दो। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई? चलो तो आगे बढ़ेंगे। अब हमें आगे बढ़ाना है चीजों को। अब हमें डिस्कस करना है अगले टॉपिक को। और सर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, हमने ये पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, लिटरेचर वगैरह के बारे में पढ़ लिया। वेद त्रयी, एक सवाल और पूछना है आप लोगों से, एक क्वेश्चन और पूछना है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, 2-3 सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक तो मुझे बताओ वेद त्रयी के बारे में, एक बताइए दोस्तों आप प्रस्थान त्रयी के बारे में, एक वेद त्रयी के बारे में बताइए, दूसरा प्रस्थान त्रयी के बारे में बताइए, तीसरा शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताइए, और चौथा गोपथ ब्राह्मण के बारे में बताइए। सर वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं। कौन कौन से वेद आते हैं? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है। ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है। प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं सर। इसमें उपनिषद आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता आती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सर ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे लघु वेद भी कहा जाता है, लघु वेद भी कहा जाता है, और यह यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। गोपथ ब्राह्मण, इसका जो संबंध है ये अथर्ववेद से है। तो ये भी याद रखना, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले हिस्से पर। ये सब हमने पढ़ा था, यजुर्वेद के 2 अलग अलग पार्ट हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था, इन सभी की बात हमने कर ली थी। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। तो ये टेबल थी, एक टेबल में आखिर में सब कुछ आ गया था, सारी चीजें एक टेबल में मेंशन कर दी थी। और वेदांग के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, वेदांग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वेदांग के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, पुराण भी हमने देख लिए थे,
हमने ये भी देखा था। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है, एक अच्छा क्वेश्चन और कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मुझे बताना कि जो इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन मैथमेटिक्स है, या जो भारतीय गणित है, तो भारतीय गणित का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? भारतीय गणित का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब आएगा कि सर इंडियन मैथमेटिक्स का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो है सुलभ सूत्र। भारतीय गणित का जो सबसे पुराना ग्रंथ है, इंडियन मैथमेटिक्स का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है सुलभ सूत्र। याद रहेगा, पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा है? ठीक है, सुलभ सूत्र। नहीं, मैं सामवेद कैसे होगा? सामवेद तो इंडियन म्यूजिक का पुराना है। ठीक है, सामवेद इंडियन म्यूजिक का है। पीडीएफ सारी मिलती है, हमारा चैनल है सिलेक्शन वे जीएस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर ये होगा। ठीक है जी, चलो तो ये याद रखना, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ऑल गुड, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इंडियन मैथमेटिक्स का जो बुक है ना, हमने सुलभ सूत्र के बारे में पढ़ा था, तो ये हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है सर? अब थोड़ा ध्यान देना, नया टॉपिक है तो अब मैं आपके कमेंट नहीं लूंगा, थोड़ी देर के बाद कमेंट हम लेंगे। अब हमें यह पढ़ना है कि सर जो हमारा वैदिक काल है, जो भी हमारा वैदिक काल है, जो वैदिक एज है, इस वैदिक एज में समाज कैसा था, अर्थात सोसाइटी कैसी थी? इस पूरे समय पर प्रशासन कैसा था, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था? इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और धर्म कैसा था, रिलीजन कैसा था? चलिए तो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ध्यान देना, देखो जब भी हम प्रशासन की बात करेंगे, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, हम इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम इसे दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक हम ये समझेंगे, एक हम ये डिस्कस करेंगे कि यार ऋग्वैदिक पीरियड में कैसा था, और एक हम डिस्कस करेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में कैसा था, उत्तर वैदिक काल में क्या था। तो देखो, जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें प्रशासन की जो इकाई है, जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे ऊपर इसमें आता था, प्रशासन की इकाइयों में सबसे ऊपर आता था जन। ठीक है, जन जो है इसे विश्व में डिवाइड किया गया था। जन जो है इसे विश्व में डिवाइड किया गया था, विश्व में डिवाइड किया गया था। विश्व जो है इसे ग्राम में डिवाइड किया गया था, और ग्राम जो है इसे परिवार में डिवाइड किया गया था। इसको आप परिवार बोल दीजिए या कुल बोल दीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इकाई थी वो जन थी। जन को विश्व में डिवाइड किया गया था, विश्व को ग्राम में डिवाइड किया गया था, और जो ग्राम है इसे कुल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, कुल में डिवाइड किया गया था। तो इस प्रकार से अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं भी इसको ठीक कर देता हूं, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, ऋग्वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन की हाईएस्ट यूनिट कौन सी थी, ऋग्वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन की हाईएस्ट यूनिट कौन सी थी, तो याद रखिएगा वो थी जन। ठीक है यार, इसमें क्या अनफॉर्चुनेट है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये लिखा है जन, ये लिखा है जन। अभी मैंने बोला कि हाईएस्ट यूनिट कौन सी है, जवाब दे दिया जन। यही तो चीज है। अब ये क्या है अनफॉर्चुनेट फॉर इंग्लिश मीडियम? ठीक है, ये सब तो यार समझा रहा हूं, आपको समझना तो पड़ेगा ना इस चीजों को। अब ध्यान दो,
तो जन ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। जन जो है ये हाईएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी, तो जवाब दोगे आप परिवार या कुल। जवाब दोगे परिवार या कुल। अब इनके अलग अलग हेड होते थे। जैसे परिवार का जो प्रमुख है इसे कुलपति कहा जाता था। जो हेड ऑफ फैमिली है, जो हेड ऑफ फैमिली है उसे कुलपति कहा जाता था। जो ग्राम का प्रमुख है, हेड ऑफ विलेज है, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। जो विश है, विश का जो प्रमुख है उसे विशपति बोलते थे। हेड ऑफ जो विश है उसे विशपति बोलते थे। और जो जन है, ये बात याद रखिएगा, जो जन है इसके प्रमुख को गोपाजनस्य बोला जाता था। इसका जो हेड होता था उसे गोपाजनस्य बोला जाता था। ठीक है, तो जन का हेड गोपाजनस्य हो गया, विश का हेड विशपति हो गया, ग्राम का हेड ग्रामीणी हो गया और परिवार का कुलपति हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चार लोग मिलकर के पूरा का पूरा काम कर लेंगे? क्या ये चार लोग मिलकर के पूरा का पूरा काम कर लेंगे? सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनकी मदद के लिए हमें अधिकारियों की जरूरत होगी। इनकी मदद के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑफिसर की जरूरत तो पड़ेगी। हमें कुछ ना कुछ ऑफिसर की जरूरत तो पड़ेगी। बिना ऑफिसर के काम नहीं बनेगा, बिना ऑफिसर के कुछ भी नहीं होने वाला। तो दो प्रमुख अधिकारी थे, तीन थे एक्चुअल में। एक होता था पुरोहित, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इंग्लिश में भी हम इसे पुरोहित ही बोलेंगे। जो पुरोहित है ये राजा को सलाह देने का काम करता था, ये किंग को एडवाइस देने का काम करता था और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था, सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। पुरोहित के बाद एक और अधिकारी था जिसका नाम है सेनानी। पुरोहित के बाद एक और अधिकारी होता था जिसका नाम है सेनानी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मिलिट्री वाला काम करेगा, ये मिलिट्री को देखेगा। और ऐसे ही एक अधिकारी होता था स्पर्श, ऐसे ही एक ऑफिसर होता था स्पर्श। और जो स्पर्श है ये स्पाई अर्थात ये गुप्तचर का काम करता था। तो हमें याद रखना है कि सर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जन, विश, ग्राम, परिवार या कुल। अधिकारी में पुरोहित, सेनानी, स्पर्श। पुरोहित जो है वो सलाह देता था, एडवाइजर होता था किंग का, और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर पुरोहित ही था। सेनानी होते थे और स्पर्श होता था। ठीक है, अब जो राजा है ना ये बहुत सिंपल लाइफ जीता था। ऋग्वैदिक पीरियड में राजा जो है ये बहुत ही सामान्य जीवन जीता था, क्योंकि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल स्ट्रक्चर पर था। पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कबीला व्यवस्था पर था, ट्राइबल स्ट्रक्चर पर था। और जब ट्राइबल स्ट्रक्चर पर चीजें होती हैं ना तो वहां किसी के पास भी सुप्रीम पावर नहीं होती, वहां किसी के पास भी सुप्रीम पावर नहीं होती। इवन राजा को भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना पड़ता है और वो सभी के साथ मिलजुल करके जीता है, और वो सभी के साथ मिलजुल करके जीता है। तो ये बात याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर और भी चीजें कुछ थी, इन सब के अलावा क्या और भी कुछ था? तो बिल्कुल था। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में या पूरे के पूरे वैदिक काल में, पूरे के पूरे वैदिक काल में, पूरे के पूरे वैदिक पीरियड में हमें तीन राजनीतिक संस्थाएं दिखाई देती हैं। देयर आर थ्री पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देयर आर थ्री पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तीन राजनीतिक संस्थाएं रही हैं जो वैदिक काल में हैं। एक संस्था का नाम है विदत, एक संस्था का नाम है विदत, एक है सभा और एक है समिति। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम है, विदत, सभा और समिति। ये तीनों क्या है? ये तीनों ही राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये तीनों ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे आज राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वैसे पहले भी राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। तो वैदिक काल में तीन प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, विदत, सभा, समिति। विदत, सभा, समिति। अब जो विदत है याद रखना, ये आर्यों की प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है। ये आर्यों की
प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है। इट वॉज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस। आपको पता है ऋग्वेद में इसका 122 बार जिक्र किया गया। ठीक, जो सभा है इसे कहा जाता था वरिष्ठ जनों की संस्था। वरिष्ठ जनों की संस्था, जो सभा है ना दोस्तों, सभा, इसे वरिष्ठ जनों की संस्था कहा जाता था। एन असेंबली ऑफ नोबेल, एन असेंबली ऑफ नोबेल, मतलब इसमें जो भी समझदार लोग हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं, वो सारे लोग हुआ करते थे। जो भी समझदार लोग हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं, होते ना, जैसे हमारे घर में भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे बड़े निर्णय करेंगे, जो हमारे बड़े हैं वही डिसीजन मेकिंग करेंगे। गांव में आज भी यही होता है। गांव के जो भी बड़े समझदार लोग होते हैं, जो बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, उनको मिला करके एक ग्रुप बना दिया जाता है कि अब यही लोग डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सभा जो है इसका काम होता था न्याय के कार्य करना। ये जुडिशियल वर्क को परफॉर्म करती थी, ये न्याय के कार्यों को देखती थी और डे टू डे के काम करती थी, और डे टू डे के काम करती थी। अब जो समिति है इसमें सभी होते थे, असेंबली ऑफ ऑल, असेंबली ऑफ ऑल, और इसका काम होता था राजा का चुनाव। ये राजा का चुनाव करती थी। ये जो किंग है, किंग, उसको इलेक्ट करने का काम करती थी। तो हमें यह समझ में आया कि सर 3 अलग अलग संस्थाएं थी। ठीक है सर, हमें यह समझ में आया कि 3 अलग अलग संस्थाएं थी। देयर वर 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। एक का नाम था विदत, एक का नाम था सभा, और एक का नाम था समिति। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके जवाब देना। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अगर सवाल पूछा जाए कि आर्यों की सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था कौन सी थी, आर्यों की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो क्या जवाब दोगे कि आर्यों की सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था थी विदत। आर्यों की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी विदत। अगला सवाल, नेक्स्ट, आर्यों की उस संस्था का नाम बताइए जो कि राजा का निर्वाचन करती थी। आर्यों की उस संस्था का नाम बताइए जो राजा का निर्वाचन करती थी। नेम द आर्यन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ किंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ द किंग। तो क्या जवाब दोगे? समिति। समिति का काम था इलेक्शन करवाना, और समिति में सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। समिति में हर कोई पार्टिसिपेट किया करता था। तीसरा, आर्यों की उस संस्था का नाम बताइए जो न्याय के कार्य किया करती थी। आर्यों के उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जो कि जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करती थी। तो जवाब होगा सभा। जवाब होगा सभा। सभा डे टू डे के काम करती थी, जुडिशियल फंक्शन करती थी, और ग्रुप ऑफ एल्डर एंड नोबेल थी, मतलब वरिष्ठ जनों की संस्था थी। एक और घुमा करके सवाल पूछते हैं, आर्यों की उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए, आर्यों की उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो कि वरिष्ठ और समझदार लोगों से मिलकर के बनती थी। नेम द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्यन दैट वाज मेड अप ऑफ एल्डरली एंड नोबेल। एल्डरली एंड नोबेल। तो क्या जवाब दोगे? ठीक है, क्या जवाब दोगे? तो जवाब होगा कि सर उसका नाम है सभा। उसका नाम क्या था? सभा। याद हो गया जी? ये 3 बातें याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सभा और समिति दोनों में दोनों में विमेन पार्टिसिपेट करती थी। दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी थी। सभा में भी महिलाएं थी और समिति में भी महिलाएं थी। सभा में भी महिलाएं थी और समिति में भी महिलाएं थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, महिलाओं की भागीदारी बंद हो गई। विमेन का पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया गया। ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन जो है वो सभा और समिति दोनों में पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है दोस्तों, वो सभा और समिति दोनों में विमेन का पार्टिसिपेशन बंद हो गया। दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी कम हो गई। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। चलो, तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया सर ऋग्वैदिक पीरियड की बात। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ ये,
लेटर वैदिक पीरियड में हुआ ये थोड़ा सा चेंज आया। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सर ऋग्वैदिक पीरियड में अर्थात ऋग्वैदिक काल में सबसे ऊपर जन होते थे, ठीक है, जन। जन के नीचे अगर आप आओगे तो विष होता था, विष के नीचे ग्राम होता था और ग्राम के नीचे कुल होता था। लेटर वैदिक पीरियड में यह हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में उत्तर वैदिक काल में जनपद का कंसेप्ट आ गया, जनपद और राष्ट्र का कंसेप्ट आ गया। हालांकि राष्ट्र वर्ड को पहली बार ऋग्वेद में यूज किया गया है। उसके नीचे अभी भी विष ही था, विष के नीचे अभी भी ग्राम था और अभी भी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट था, वो कुल था। देखो होता यह है कि जैसे ही हम ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, तो आयरन आ गया बीच में, लोहा आ गया। इसकी वजह से अब कृषि बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी, जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। तो राजा अर्थात जो किंग है, जिसे हम जनस्य गोपा कहते थे, उसकी शक्तियां बढ़ गई, उसकी जो पावर है वो एनहांस हो गई, उसकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ गई, उसकी जो पावर है वो एनहांस हो गई। ठीक, अब राजा की मदद के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह था। अब किंग को असिस्ट करने के लिए देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 12 ऑफिशियल, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 12 ऑफिशियल जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ठीक, अब इन 12 अधिकारियों में कौन था, इन 12 अधिकारियों में कौन था, तो आइए ये देख लेते हैं कि इन 12 अधिकारियों में कौन कौन शामिल था। तो इन 12 अधिकारियों में जो 12 अधिकारियों का समूह बना, इसमें शामिल था पुरोहित। पुरोहित पहले भी था, पुरोहित अब भी है। पहले भी पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और अभी भी पुरोहित बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये राजा का प्रमुख परामर्शदाता था, ये चीफ एडवाइजर था किंग का। अब इसमें एक और व्यक्ति है सेनानी। सेनानी पहले भी था, सेनानी अब भी है। सेनानी जो है वो कमांडर ऑफ द आर्मी हुआ करता था। अब जो नए लोग जुड़े हैं वो है एक सूत। सूत का मतलब था रथ सेना का नायक। एक जो वर्ड जुड़ा है सूत, वो था चैरियोटर। ठीक है, ये याद रखना। एक और वर्ड है संग्रहिता, एक और वर्ड आया संग्रहिता। संग्रहिता कोषा अध्यक्ष को कहा जाता था, संग्रहिता ट्रेजरर को कहा जाता था, जो ट्रेजरी को संभालता है, जो खजाने को संभालता है। जो भी ट्रेजरी को संभालता था, जो खजाने को संभालता था, उसे संग्रहिता कहा जाता था, उसे संग्रहिता कहा जाता था। ठीक है जी। फिर एक और होता था भागदूत। जो भागदूत है ये कर जमा करने का काम करता था। जो भागदूत है ये रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था। देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखना। जो संग्रहिता है, जो संग्रहिता है ये ट्रेजरर है, जो संग्रहिता है ये ट्रेजरर है, ये कोषाध्यक्ष है, ये खजाने को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन जो भागदूत है ये कर को जमा करता है, ये टैक्स को कलेक्ट करता है। जो भागदूत है ये टैक्स को जमा करता है, ये कर को जमा करने का काम करता है। फिर एक है अक्षवाप, ये आय व्यय की गणना करता है और धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता है। अक्षवाप जो है ये फ्रेंड है किंग का ड्यूरिंग द गैम्बलिंग। ठीक है, उसके बारे में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो तब आप लोगों से सवाल कर लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में 12 अधिकारियों का एक समूह था, उसे क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 12 ऑफिशियल, उसे क्या कहा जाता था? सर उसे रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर उसे रत्नी कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड रत्निन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। अगला जो सवाल है वो है कि उस अधिकारी का नाम बताइए, उस अधिकारी का नाम बताइए जो कोष का प्रबंधन करता था, जो ट्रेजरी को मैनेज करता था। तो सर ट्रेजरी को मैनेज करने का जो काम है, कोष को जो मैनेज करने का जो काम है वो संग्रहिता करता था।
संग्रहिता। जो संग्रहिता है ये ट्रेजरार था। संग्रहिता जो है ये कोष को मैनेज करने का काम करता था। अगला सवाल आपसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि करों का संग्रह करता था। नेम द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स कलेक्शन। नेम द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स कलेक्शन। तो क्या नाम होगा सर? उसका नाम होगा भागदूत। भागदूत टैक्स कलेक्ट करता था और जो संग्रहिता है वो कोषा अध्यक्ष था। ठीक है, संग्रहिता जो है वो कोषा अध्यक्ष था। चलिए, हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हमें सोसाइटी की बात करनी है, हमें समाज के बारे में पढ़ना है। देखो एक बात समझो, जो ऋग्वैदिक काल का समाज है ये पितृसत्तात्मक समाज था। ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है निर्णय लेने के सारे अधिकार, डिसीजन मेकिंग की सारी जो पावर है वो मेल के पास थी, वो पुरुषों के पास थी। निर्णय लेने की जो सारी शक्तियां हैं, डिसीजन मेकिंग की जो सारी पावर है वो पुरुषों के पास थी, वो मेल के पास हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, वर्णा सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, वर्णा सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद के 10th मंडल में इसे मेंशन किया गया है और इसका उल्लेख पुरुष सूक्त में है। ये जो है ये पुरुष सूक्त में मेंशन की गई है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरीके से कर्म के आधार पर है। यहाँ पूरी तरीके से ऑक्यूपेशन और क्वालिटी के बेसिस पर है। पूरी तरीके से ऑक्यूपेशन और क्वालिटी के बेसिस पर है। जैसे ब्राह्मण्स जो हैं ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। क्षत्रिय का काम रक्षा और प्रशासन है, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वैश्य का जो काम है वो व्यापार है, कृषि है, पशुपालन है। ठीक है, वैश्य का जो काम है वो है ट्रेड करना, एनिमल हस्बेंड्री करना। ठीक है, ट्रेड करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, एग्रीकल्चर करना। और जो शूद्र है उनका कार्य है बाकी वर्गों की सेवा करना, बाकी सेक्शन को सर्विस प्रोवाइड करना। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपने वर्ण को बदल सकता था। रिजिड नहीं था ये सिस्टम। ये सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल था, रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबल था। तो याद रखना, ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था ये एक्शन के बेस्ड पर था। ऋग्वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था ये एक्शन के बेसिस पर था। अगला, उप संस्कार की शुरुआत हो चुकी थी। 16 संस्कार की शुरुआत हो चुकी थी, तो संस्कार व्यवस्था शुरू हो गई है। और जो शिक्षा का अधिकार था, जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए उपनयन संस्कार हुआ करता था। शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार हुआ करता था। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो 16 संस्कारों की शुरुआत हो चुकी है और शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार है। 16 संस्कार की शुरुआत हो गई है और एजुकेशन के लिए देयर वाज अ संस्कार कॉल्ड उपनयन। अब हम विमेन की कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, विमेन की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी थी। ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन की कंडीशन बेहतर है, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में जो विमेन्स हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो चुकी है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति है वो थोड़ा सा नीचे जा चुकी है, वो थोड़ा सा डाउन हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर कि ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन की कंडीशन अच्छी क्यों है? समझो, अच्छी इसलिए है कि बाल विवाह नहीं था, नो चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, नो चाइल्ड मैरिज, नो सती एंड नो पर्दा सिस्टम। इतना ही नहीं, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विमेन को एजुकेशन का राइट था। और इस समय पर लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, अपाला और घोषा ये वो लोग हैं जिन्होंने वेदों के संकलन में अपना योगदान दिया, जिन्होंने वेदों के कंपाइलेशन में अपना योगदान दिया। समझ पा रहे हो उस चीज को आप? मतलब महिलाओं को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही थी, विमेन्स को इतनी बढ़िया एजुकेशन दी जा रही थी कि लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, अपाला और घोषा इन्होंने वेदों के संकलन में अपना योगदान दिया, इन्होंने वेदों के कंपाइलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन किया।
ठीक है, वेदों के कंपाइलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन किया। चाइल्ड मैरिज नहीं था, सती नहीं थी, पर्दा नहीं था। इतना ही नहीं, महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार था और नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। विमेन हैड राइट टू रीमैरिज, विमेन हैड राइट टू रीमैरिज। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय पर भी आप देखिए कि हमारे समाज में एक विधवा को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, और वहीं जब एक पुरुष होता है, उसकी जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसे किस दृष्टिकोण से देखा जाता है ना। वो चीजें हमें आज भी दिखाई देती हैं, पर उस समय ये था। विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति थी, विमेन को रीमैरिज करने की परमिशन थी। तो क्या इन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? बिल्कुल सर, इन सारे बेसिस पर हम कह सकते हैं कि विमेन की कंडीशन अच्छी थी। ठीक है, इवन ऋग्वेद में एक वर्ड है जायदस्तम, और जायदस्तम का मतलब होता है पत्नी ही घर है, वाइफ इज द होम। तत्पत ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, एक वर्ड है वहतु, जो विदाई के समय उपहार दिया जाता था। जो भी उपहार दिया जाता था उसके लिए वहतु शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस और नो में जवाब दो, याद रखना। कैसे करते हो यार आप लोग, लेकिन आई थॉट कि आज आप लोगों के कुछ कमेंट ले लेते हैं। इतनी बातें करते हो आप आपस में। सोच के देखो कि अगर 2 मिनट के लिए मैं एग्जाम, अब हम ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे होते, लेट्स अज्यूम कि हम ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे होते, कभी तब भी आप इतनी बातें कर रहे होते, तब भी आप इतने इनडिसिप्लिन्ड रहते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हम फोकस होकर के पढ़ें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नियोग प्रथा क्या होती थी कि नियोग में ये सिस्टम होता था, जैसे मान लीजिए कि एक महिला है, उसके पति का देहांत हो गया है, एक विमेन है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसके जो भाई होते थे, ठीक है, उसका जो भाई होता था उसके साथ भी महिला रह सकती थी, ताकि उसका पालन पोषण हो सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी को हम नियोग प्रथा बोलते थे, नियोग सिस्टम बोलते थे। ठीक है, इसी को हम नियोग प्रथा बोलते थे, नियोग सिस्टम बोलते थे। अच्छा, अब जैसा हमने ये पढ़ा है कि सर ऋग्वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर तो ज्यादा था नहीं। जो ऋग्वैदिक पीरियड है, यहाँ तो लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे। ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं ये पशुपालन का काम कर रहे थे। तो कृषि बहुत कम थी, जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम था। तो एक फसल जिसका हमें उल्लेख मिलता है, एक फसल जिसकी हमें जानकारी मिलती है, वो है जौ। जौ अर्थात जिसे हम बारले कहते हैं, जिसे हम बारले कहते हैं इंग्लिश में। और जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। जौ के लिए देयर इज अ वर्ड कॉल यव। तो ये सवाल अगर पूछा जाए कि यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यव वर्ड का उपयोग किसके लिए किया गया है, तो यव शब्द का जो प्रयोग है वो जौ अर्थात बारले के लिए किया गया है। एक बहुत फेमस खाना था उनका, ऋग्वैदिक पीरियड में लोग एक खीर खाया करते थे, और उस खीर को शीर पकोदम कहा जाता था। उस खीर को शीर पकोदम कहा जाता था। चलो अब आप लोगों से सवाल कर लेते हैं, फिर हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे, फिर हम लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे। चलो, क्या ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह था? क्या ऋग्वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज थी? सर बिल्कुल नहीं थी। ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन की कंडीशन काफी अच्छी थी। ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन की कंडीशन काफी अच्छी थी। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल नहीं था। सती का जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल नहीं था। पर्दा का जो सिस्टम है वो भी नहीं था। इवन विमेन को राइट टू रीमैरिज था, विमेन को राइट टू एजुकेशन था, और नियोग सिस्टम था। ये तीनों चीजें वहां पर चल रही थी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जो विमेन्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। ये बात आप याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला अगला वर्ण व्यवस्था कैसी थी? सर वर्ण व्यवस्था थी, वर्णा सिस्टम था, लेकिन वो फ्लेक्सिबल थी और वो कर्म के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था जो लचीली थी और पूरी तरीके से कर्म के आधार पर थी। वर्णा सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन द एक्शन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, संस्कार व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? तो लेटर वैदिक पीरियड में ना 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे उत्तर वैदिक काल में
अर्थात लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब ये गोत्र सिस्टम क्या है समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, गोत्र व्यवस्था में ये होता था कि गोत्र जो शब्द है वो उस जगह से आया है जहां पर पशुओं को रखा जाता था एक जगह पर। तो एक बहुत बड़ा परिवार बनाया गया, ये एक्सटेंडेड फैमिली बनाई गई और ये कहा गया कि ऐसे लोग जो एक ही फैमिली ट्री से निकले हुए हैं, जो एक ही फैमिली ट्री से निकले हुए हैं, वो अपना एक गोत्र बनाएंगे। और ये जो गोत्र हैं ये आपस में शादी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मैरिज टुगेदर। ये आपस में शादी नहीं कर सकते, ये आपस में शादी नहीं कर सकते। तो एक सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। जो समगोत्रीय विवाह है वो प्रतिबंधित रहता था। आज भी आप देखिए, जो भी यहाँ हिंदुइज्म से हैं वो जानते हैं कि गोत्र एक व्यवस्था होती है और गोत्र व्यवस्था में आप जानते हैं बहुत अच्छे से, गोत्र व्यवस्था में ठीक है, गोत्र व्यवस्था में आप जानते हैं दोस्तों कि गोत्र व्यवस्था में ये मामला है कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि कोई कश्यप गोत्र से है तो वो कश्यप गोत्र में ही शादी नहीं कर सकता, वो दूसरे गोत्र में जाकर के ही शादी करेगा। तो समगोत्रीय विवाह नहीं होते, समगोत्रीय विवाह नहीं होते थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो महिलाओं की स्थिति है, जो महिलाओं की स्थिति है वो थोड़ा सा डाउन हो गई। जो विमेन की कंडीशन है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गई। कैसे सर? विमेन की कंडीशन इस तरीके से डाउन हुई, महिलाओं की स्थिति इस तरीके से कमजोर हो गई, ध्यान दीजिएगा कि एक तो उन्हें अब शिक्षा का बहुत कम अधिकार मिल रहा था, उनके एजुकेशन पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई, सभा और समिति में उनके पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया गया, सभा और समिति में उनके पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया गया। ठीक है, सभा और समिति में उनके पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया गया। तो महिलाओं की स्थिति भी थोड़ी नीचे आई है। तीसरा, जो वर्ण व्यवस्था है, तीसरा जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, अब वर्ण व्यवस्था कॉम्प्लेक्स हो गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जो है ये जटिल हो गई थी और यह बाय बर्थ हो गई थी। यहीं से शुरुआत हुई डिस्क्रिमिनेशन की। ये जन्म के आधार पर हो गई थी, ये जन्म के आधार पर हो गई थी। मतलब एक व्यक्ति, अब जो ब्राह्मण है वो हमेशा ब्राह्मण रहेगा, जो वैश्य है वो वैश्य रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र रहेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय रहेगा। और धीरे धीरे आगे चल के आप देखेंगे कि यहीं से अनटचेबिलिटी जैसे कंसेप्ट निकल करके आएंगे, यहीं से अनटचेबिलिटी जैसे कंसेप्ट निकल करके आएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक बात ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है, एक वर्ड और याद रखना, एक वर्ड यूज होता है अनस्य, अनस्य बलीकृत। इंग्लिश में भी यही वर्ड है, अनस्य बलीकृत। देखो, हमने देखा कि सर 4 अलग अलग वर्ण थे। कौन कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है। ये 4 वर्ण है। इसमें जो वैश्य है इसी को कर, ये सिर्फ ऐसे समझे कि ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वैश्य है, 4 वर्णों में एकमात्र वर्ण था, 4 वर्णों में एकमात्र वर्ण था जो कि कर देता था। ओनली वर्णा अमंग 4, ओनली वर्णा अमंग 4 हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्सेस। यही कारण है कि वैश्य के लिए एक वर्ड का यूज किया गया है, अनस्य बलीकृत। 4 वर्णों में एकमात्र वर्ण था, 4 वर्णों में एकमात्र वर्ण था और वो वर्ण था वैश्य। और वैश्य जो वर्ण है वो कर देता था, टैक्स देता था। इसलिए वैश्यों को अनस्य बलीकृत कहा गया है, इसलिए वैश्यों को अनस्य बलीकृत कहा गया है। तो ये सोसाइटी थी, ये समाज था, ये याद रखना। क्लियर है? हाँ जी, मुझे बताइए क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
एक बार बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक, हाँ जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और यह है धर्म। आपको याद है जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो वहां हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने बात की थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि इंडस सिविलाइजेशन में रिलीजन था, पर रिलीजन प्रोमिनेंट एलिमेंट नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म था, लेकिन धर्म एक प्रभावी तत्व नहीं था, एक प्रोमिनेंट एलिमेंट नहीं था। ठीक है, एक प्रोमिनेंट एलिमेंट नहीं था। ये क्या बकवास चल रही है यार, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया करो। ये क्या हो रहा है क्लास में? आप किसी को ऐसे बुली नहीं कर सकते। जब भी आप लोग ऐसे कमेंट देखें, काइंडली ब्लॉक देम। जैसे मैं अभी इनको ब्लॉक भी कर रहा हूं, रिपोर्ट भी कर रहा हूं, इनको ब्लॉक करो। ठीक, चलो ध्यान दो। तो वैदिक काल में जो धर्म है वो एक प्रमुख बिंदु था। ऋग्वैदिक वैदिक पीरियड में रिलीजन बिकेम द प्रोमिनेंट पॉइंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में religion was not prominent, but in the Vedic civilization religion was prominent. सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में धर्म बहुत महत्वपूर्ण था, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब रिलीजन में क्या चेंजेस थे, क्या क्या चीजें थी, जरा इनको समझने की कोशिश करना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, जो ऋग्वैदिक काल का धर्म है, ये प्रकृति प्रकृति का प्रकृति को इन्होंने देवता बना करके पूजा है। जो भी नेचर था, उसी नेचर को इन्होंने डिएटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसी नेचर को इन्होंने डिएटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, बहुत सारे देवता होते थे, बहुत सारे देवता थे। बहुदेववाद अर्थात पोलीथिज्म, बहुदेववाद अर्थात पोलीथिज्म को ये प्रमोट करते थे। पोलीथिज्म बहुदेववाद को प्रमोट करते थे। तीसरा, किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई भी टेम्पल नहीं था। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी नहीं मिलते। इसके अलावा जो आइडल वर्शिप है उसके एविडेंसेस भी नहीं मिलते। जो आइडल वर्शिप है उसके एविडेंसेस भी नहीं मिलते। तो जो नेचर है उसी को इन्होंने डिवाइन फॉर्म दे दिया, जो प्रकृति है उसी को इन्होंने देवताओं और देवियों का रूप दे दिया। बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवता हैं, मल्टीपल गॉड हैं, तो पॉलीथिज्म में ये बिलीव करते थे। मंदिर है, टेम्पल्स है, मूर्ति मंदिर नहीं है और मूर्तियां भी नहीं है। टेम्पल्स भी नहीं है, आइडल भी नहीं है। टेम्पल भी नहीं है, आइडल वर्शिप भी नहीं है। और जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, मोस्ट प्रोमिनेंट डेटी, सबसे प्रमुख देवता। और इंद्र के बाद नाम आता है अग्नि का। इंद्र के बाद नाम आता है अग्नि का। ये सबसे प्रमुख देवता थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। ऐसे ही एक देवता है सोम, ऐसे ही एक और देवता है वरुण, ऐसे ही एक और देवता है वरुण। ये सबसे प्रमुख देवता हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिएटीज हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया कि सर ऋग्वैदिक काल में प्रकृति का देवीयकरण किया गया, डिवाइनाइजेशन ऑफ नेचर किया गया, बहुदेववाद था, पोलीथिज्म था, मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, नो आइडल वर्शिप एंड टेम्पल। प्रमुख देवताओं को जरा देख लें, मेजर डिएटीज को देख लें। तो प्रमुख देवताओं में नाम आता है सबसे पहले इंद्र का। यह सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ऋग्वैदिक पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? तो इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, और इंद्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो वर्ड है पुरंदर। ठीक है, इंद्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो इस प्रकार से जो इंद्र हैं वो गॉड ऑफ वॉर, रेन और थंडर थे। इंद्र इस समय पर युद्ध और वर्षा के देवता हुआ करते थे। इंद्र इस समय पर वर्षा
और युद्ध के देवता हुआ करते थे। गॉड ऑफ वॉर, रेन एंड थंडर। गॉड ऑफ वॉर, रेन एंड थंडर। तो सवाल पूछा जाएगा, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिएटी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिएटी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड वाज इंद्र। इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। जिन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, तूफान के देवता, वर्षा के देवता, युद्ध के देवता, ठीक है, याद रखिएगा। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूजवंत, हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा था कि हिमालय में एक मूजवंत नाम का माउंटेन था। उसी मूजवंत माउंटेन से सोम रस लिया जाता था। वहां एक वनस्पति मिलती है, वहां एक वेजिटेशन मिलता है मूजवंत के पास, और उसी वेजिटेशन से सोम रस बनाया जाता था। उसी वेजिटेशन से सोम रस बनाया जाता था। वरुण जो है ये समुद्र के देवता हैं। जो वरुण है ये ओशियन और कॉस्मिक ऑर्डर है। अब देखो, कॉस्मिक ऑर्डर, वरुण को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वरुण को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, अर्थात ऋत का संरक्षक भी कहा जाता है। वरुण से कहा गया है कि आप समुद्र के देवता तो हैं ही हैं, आप समुद्र के देवता तो हैं ही हैं, पर आप नैतिकता के भी देवता हैं। यू आर ऑल्सो गॉड ऑफ, आप नैतिकता के देवता भी हैं। यू आर ऑल्सो गॉड ऑफ मोरालिटी। दुनिया में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, दुनिया में लोग गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, इसको देखने वाले भी आप हैं, इसको देखने वाले भी आप हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इन्हें ईरान में अहुर मजदा कहा जाता था, यूनान में इन्हें ऑर्नोस कहा जाता था, और इनका वाहन मगरमच्छ था। पर्शियन में इन्हें अहुर मजदा कहा गया है, ग्रीक में इन्हें ऑर्नोज कहा गया है, और इनका व्हीकल क्रोकोडाइल था। फिर अरण्य जी है जो जंगल की देवी थी, और घौ, ये आर्यों के प्राचीनतम देवता माने जाते हैं। जो घौ, दाऊ या स्काई, ये आर्यों के पुराने देवता माने जाते हैं। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी से, क्या ऋग्वैदिक काल में मंदिर और मूर्तियां पाई गई हैं? क्या ऋग्वैदिक काल में मंदिर और मूर्तियां पाई गई हैं? सर बिल्कुल नहीं। ऋग्वैदिक पीरियड में टेम्पल्स भी नहीं मिलते, और ऋग्वैदिक पीरियड में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी आइडल नहीं मिलती। टेम्पल भी नहीं मिलता और आइडल भी नहीं मिलता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऋग्वैदिक पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन से हैं? सर ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, ये इंपॉर्टेंट डिएटीज हैं। इंद्र के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया है? इंद्र के लिए हमने वर्ड का यूज किया है पुरंदर। इंद्र के लिए हमने वर्ड का यूज किया है पुरंदर। ठीक है, पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। इवन पता है, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है, इसमें आर्यों के आक्रमण का भी योगदान है। आर्यंस का भी इसमें जो इन्वेजन हुआ, इसका भी कंट्रीब्यूशन है। आर्यों के आक्रमण का भी इसमें योगदान है। तो क्या होता है कि ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है हरियुपिया। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि ये जो हरियुपिया शब्द है, ये संभवतः हड़प्पा के लिए इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा हरियुपिया, हिस्टोरियन सेज दैट इट इज सिमिलर टू द हड़प्पा। ठीक है, और उसी समय पर फिर इंद्र का जिक्र है, जहां पर इंद्र को पुरंदर अर्थात ब्रेकर ऑफ फोर्ट कहा गया है। तो मे बी ये भी एक रीजन बताया जाता है, पर यह सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, और अब हम उत्तर वैदिक काल के धर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बड़े बड़े बदलाव आ गए। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया समझना। जो ऋग्वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक पीरियड, और यहां पर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र जो है वो सबसे प्रोमिनेंट डिएटी थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति सबसे प्रमुख देवता बन गए। प्रजापति
became the prominent god। आपको याद है हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि सर जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, प्रजापति की पुत्री कहा गया है, डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है। तो यहाँ पर प्रजापति जो है वो भगवान है और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख जो देवता आ गए हैं वो प्रजापति आ गए। लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिएटी है वो अब प्रजापति बन चुके हैं। दूसरा चेंज ये आया कि अब रुद्र अर्थात भगवान शिव का महत्व भी बढ़ रहा है। अब रुद्र का महत्व भी बढ़ रहा है। रुद्र अर्थात भगवान शिव के आदि रूप, इनका महत्व भी बढ़ रहा है। विष्णु, भगवान विष्णु का महत्व भी बढ़ रहा है। तो अब ये गॉड आ रहे हैं जो आज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और चीज ना जो बहुत अलग होती है लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में अलग ये हुआ कि यज्ञों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो यज्ञ हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। अब बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा था, अब बड़े लेवल पर यज्ञों को ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। यहीं पर आप अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ोगे, यहीं पर राजसू यज्ञ दिखाई देगा, यहीं पर वाजपेय यज्ञ दिखाई देगा। ये सारे यज्ञ अब आने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये सारे यज्ञ आने लगे। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? अगर आपको रामायण का किस्सा याद हो प्यारे दोस्तों, तो बचपन में अगर आपने रामायण देखी हो तो रामायण में क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ, एक घोड़ा होता था और वो घोड़ा जहां जहां पर जाते जाता तो वो टेरिटरी को दिखाता था, वो बताता था कि एक किंग कितना पावर है। तो किंग जब भी अपनी पावर को रिप्रेजेंट करना चाहता वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता। एक राजा कभी भी जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था तो वो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा करता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा करता था। एक्सपेंशन के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो ये इसकी एक बड़ी विशेषता रही कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। अश्वमेध है, राजसू है, वाजपेय है, यहाँ इमेज भी हमने बनाई हुई है कि यज्ञों का महत्व बढ़ चुका था, जो यज्ञ हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था। चलिए अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, बस मैं पानी पी लूं, एक सेकंड का समय, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार जब तक आप ये पढ़ लो फिर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे और अगले टॉपिक पर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आखिरी लास्ट पार्ट है हमारा ये इकोनॉमी, और फिर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करेंगे, इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हमने ये पढ़ा है कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक पीरियड है, इस समय पर जो मुख्य व्यवसाय है, इस समय पर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो पशुपालन हुआ करता था। इस समय पर जो मुख्य व्यवसाय है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो पशुपालन था, अर्थात एनिमल हस्बेंड्री था। इसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, इन सब का उल्लेख किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सीक्रेट जो एनिमल था वो था काऊ। और गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है अघन्या। गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है अघन्या, अर्थात जिसका वध ना किया जा सके। ठीक है, गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो वर्ड है अघन्या। अघन्या का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता, उसे अघन्या कहा गया है। इवन
जो युद्ध होते थे वो भी गाय के लिए होते थे। वृष्टि करके युद्ध होते थे, वृष्टि करके युद्ध होते थे, और वो भी गाय के लिए हुआ करते थे। ठीक है, गाय के लिए हुआ करते थे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अघन्या, जिसे मारा नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग होता था। कुछ चीजें और समझना कि ऋग्वेद में हमें कहीं पर भी लोहे के उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में आयरन यूज नहीं होता था, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज होने लगा था। ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन यूज नहीं होता था, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन यूज नहीं होता था, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन यूज होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, यहाँ पर सोने के लिए हिरण्य कहा जाता था, और तांबे के लिए अयस कहा जाता था। गोल्ड को हिरण्य कहा जाता था, और कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए अयस वर्ड का यूज किया गया है। पणी का मतलब व्यापारी होता था। पणी जो वर्ड है उसका मतलब ट्रेडर होता था। वैकनाट सूदखोर होता था। वैकनाट जो वर्ड है उसको कुसीदिन भी बोलते थे, वो मनी लैंडर होता था। तो व्यापार छोटे छोटे रूप में शुरू हो चुका था। आप सोच के देखिए, ठीक है, आप सोच करके देखिए, वैकनाट या कुशीदिन, वैकनाट या कुशीदिन ये मनी लैंडिंग का काम करते थे। ये ब्याज से पैसे दिया करते थे। ये मनी लैंडिंग का काम करते थे, ये ब्याज से पैसे दिया करते थे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना कि सूदखोर के लिए जो मनी लेंडर है, जो ब्याज से पैसा उधार देते थे, उन्हें वैकनाट या कुसीदिन कहा जाता था। गोमत, गोमत धनी शब्द, धनी व्यक्ति के लिए यूज किया गया वर्ड है। जो गोमत है इसका मतलब होता था वेल्दी पर्सन। गोमत का जो मतलब है उसका मतलब होता था वेल्दी पर्सन। कुछ शिल्पकार भी थे, कुछ आर्टिशियन भी थे, जैसे तक्षण। तक्षण बढ़ई का काम करता था और रथ बनाने का काम करता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता था तक्षण, क्योंकि आप देखें रथ उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, उसमें रथों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो रथ बनाने का जो काम करता था उसे तक्षण कहा जाता था। जो भी रथ बनाने का काम करता था उसे तक्षण कहा जाता था, याद रखिएगा। और कुम्हार बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और कुम्हार के लिए कुलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो कुम्हार है उसके लिए कुमार शब्द का उसके लिए कुलाल शब्द का उपयोग किया गया है। तो तक्षण वो व्यक्ति जो रथ बनाने का काम कर रहा है, तक्षण वो व्यक्ति जो रथ बनाने का काम कर रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो कुलाल है, कुलाल ये पोटर, कुलाल जो है ये कुम्हार अर्थात घड़ा बनाने का काम कर रहा है। एक ना ये इमेज देखो ध्यान से, ये जो इमेज है इसे अश्मक चक्र कहा जाता था। ये रहट भी बोलते हैं इसको हम, और इसका उपयोग सिंचाई के लिए लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। रहट का प्रयोग होने लगा था, अश्मक चक्र का प्रयोग होने लगा था। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक कुआं है, उसमें एक पहिया लगा देते हैं और बाल्टी भरी रहती है, और इस तरीके से उसे जोड़ देते हैं। तो ये बैल ऐसे घूमते जाता है, इन बाल्टियों से पानी भरता जाता है और नहर के थ्रू खेतों में चला जाता है। तो ये सिंचाई का बहुत पुराना तरीका है, ये इरिगेशन का बहुत पुराना तरीका है, जिसे रहट कहा जाता था। रहट या अश्मक चक्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, चले अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा काम तो हुआ आयरन अर्थात लोहा, और लोहा आने की वजह से बड़े पैमाने पर जंगल काट दिए गए। जो फॉरेस्ट है उन्हें डिफॉरेस्ट कर दिया गया। इसी की वजह से कृषि का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। इसी की वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में हमें सिर्फ एक फसल की जानकारी मिलती है, वो है जौ अर्थात बार्ले, जिसे यव कहा जाता था। अब आप देखिए चावल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और राइस के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है।
राइस के लिए व्रीहि शब्द का उपयोग किया गया है। अब गेहूं अर्थात वीट का उत्पादन भी होगा, गेहूं अर्थात वीट का उत्पादन भी होगा और गेहूं के लिए गोधूम कहा जाएगा। गेहूं के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा गोधूम। अधिकांश वर्ड जो इंपॉर्टेंट है ना वो गाय से जुड़े हुए हैं, जो गाय के इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। जौ अभी भी उत्पादन होगा, अभी भी बार्ले का प्रोडक्शन चल रहा है और बार्ले के लिए यव वर्ड का यूज किया जा रहा है। तो चावल के लिए, राइस के लिए व्रीहि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है और जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। इन वर्ड्स का यूज किया गया है। तो अब धीरे धीरे ना कृषि की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, और पशुपालन तो हो ही रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं, जो आर्थिक गतिविधि है वो बढ़ चुकी है। दूसरा, आयरन का उपयोग भी होने लगा है। आयरन जो है, लोहा जो है, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताना है। जो आयरन है, लोहा, आयरन अर्थात लोहा, इसे यजुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया, यजुर्वेदा में इसको मेंशन किया गया और इसे श्याम अयस, इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में हमें एक और जिक्र मिलता है और ये जो जिक्र है ये है निष्क का। निष्क, एक और वर्ड मिलता है निष्क। देखो निष्क जो है ना ये आभूषण हुआ करता था। निष्क जो है ये एक प्रकार का ऑर्नामेंट हुआ करता था, लेकिन कई जगह पर इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। कई जगह पर इसका जो यूज है ना, कई जगह पर इसका जो यूज है वो मुद्रा अर्थात करेंसी के रूप में भी किया जाता था। मुद्रा या करेंसी के रूप में किया जाता था। हालांकि अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो बार्टर सिस्टम है वही यूज हो रहा है। मुद्रा वगैरह बहुत रेयर है। निष्क जो है वो प्राइमरली गले में पहनने वाला एक हार होता था। निष्क जो है वो प्राइमरली गले में पहनने वाला एक हार होता था। लेकिन कई जगह पर यह लिखा हुआ है, कई जगह पर यह लिखा हुआ है कि इसका जो यूसेज है वो मुद्रा के रूप में किया जाता था। हालांकि वो सही नहीं है। तो प्रमुख फसल में चावल, व्रीहि, जौ, यव, गेहूं, गोधूम, उड़द, माश, सरसों, ससर्प, इक्षु, गन्ना। ठीक है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से हमें लोहे की नोक वाला हल्का फाल मिला है, ये सारी याद रखेगा। अतरंजी खेड़ा यूपी से हमें एक आयरन ट्रिप्ड प्लाउ शेयर मिला हुआ है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है। आयरन के लिए जैसा हमने बताया कि श्याम अयश और कृष्ण अयस वर्ड का यूज किया गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका मेंशन है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका मेंशन है। ठीक है, चलो तो ये हो गया जी हमारा पूरा का पूरा वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट। हमने वैदिक लिटरेचर को भी पढ़ लिया, हमने वैदिक लिटरेचर को भी पढ़ लिया। वैदिक लिटरेचर पढ़ने के बाद हमने वैदिक सोसाइटी, वैदिक रिलीजन, वैदिक इकोनॉमी, वैदिक पॉलिटी, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब मुझे बताओ कि यहां तक कोई डाउट है? देखो एक बात समझो, आप लोग जो बार बार कह रहे हो कि सर आप नेट का पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, देखो एक आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ हमारा टारगेट बड़ा फिक्स है। हमारा टारगेट यहाँ एसएससी है और रेलवे है। एसएससी और रेलवे ये दो हमारे प्राइमरली टारगेट हैं। तो हम उसी कंटेंट को लेकर के आएंगे जो जरूरी है। आप देखिए जो और भी मेरे वीडियोस है जो आप लोग कह रहे हो वहां बहुत बहुत अलग है, वो अलग तरीके की पढ़ाई है। वहां स्टेट पीएससी है, वहां नेट है, सब कुछ है। यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ हमारा टारगेट है कि सर हमारा एसएससी का एग्जाम है, उसके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो भी टॉपिक बने उतना उतना कंटेंट पढ़ा दो। तो उतना कंटेंट हमने आपको दिया है। ठीक है। अब यहां पर आप कहें कि नेट के लिए ये सब पढ़ा दें, वो अभी संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आप यहां पर संभव नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़े। मॉडर्न हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे आप ही बता दो। जब एंशिएंट और मिडाइवल खत्म हो जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और फिर हम क्वेश्चंस को लगाते हैं और आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। एक टॉपिक और फिर हम क्वेश्चंस को लगाते हैं और आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एक वर्ड होता है भारतीय दर्शन
अर्थात इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन दो प्रकार का है, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। एक है वैदिक दर्शन और दूसरा है नॉन वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन को ही थीस्ट फिलॉसफी कहा जाता है और नॉन वैदिक को एथीस्ट फिलॉसफी कहा जाता है। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो 6 दर्शन है, देयर आर टोटल 6 वैदिक फिलॉसफी। वेदों के आधार पर 6 दर्शनों का विकास हुआ है। 6 फिलॉसफी हैव इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन दी वेदा, है ना। वेदों के आधार पर 6 अलग अलग दर्शनों का विकास हुआ है। दर्शन का मतलब होता है विचार, दर्शन का मतलब होता है सोच, और इन्हीं 6 दर्शनों को हम एक नाम देते हैं षड दर्शन। इन्हीं को हम नाम देते हैं षड दर्शन। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन वैदिक फिलॉसफी कौन कौन सी हैं, सिर्फ इतना याद रख लो। न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद, सांख्य महर्षि कपिल, योग महर्षि पतंजलि, मीमांसा महर्षि जैमिनी और वेदांत को महर्षि बादरायण। देखो याद कैसे रखना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है सांख्य। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी कौन सी है सर? सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है सांख्य। सांख्य से जुड़ा हुआ है योग। ठीक है, फिर एक फिलॉसफी आती है न्याय। न्याय से जुड़ा हुआ है वैशेषिक। एक फिलॉसफी आती है मीमांसा, इसी को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, इंग्लिश में भी यही नाम है, परेशान मत होना। और इसी से जुड़ा हुआ है उत्तर मीमांसा। इसी से उत्तर मीमांसा जुड़ा हुआ है, और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। तो पहले तो ये नाम याद होने चाहिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। ठीक है, कपिल। जो योग है, योग से जुड़े हुए हैं पतंजलि। ठीक। अब जो न्याय दर्शन है, जो न्याय फिलॉसफी है, इससे जुड़े हुए हैं गौतम ऋषि। इससे जुड़े हुए हैं कणाद। जो पूर्व मीमांसा है इससे जुड़े हैं जैमिनी, और जो उत्तर मीमांसा है इससे जुड़े हैं बादरायण। तो बस इतना याद रख लेना, काम बन जाएगा। लोकायत एक फिलॉसफी होती है, लेकिन जो लोकायत फिलॉसफी है वो नॉन वैदिक फिलॉसफी है, और लोकायत फिलॉसफी से चारवाक जुड़े हुए हैं। देखो अभी कल भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, इसलिए कल भी आपका सेशन है। ठीक है, परसों भी आपका सेशन होगा। तो इस वीक तो आपके ज्यादा सेशन होंगे। हम खुद चाह रहे हैं जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ही हम कवर कर दें। नहीं, बादरायण और वेद व्यास अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम प्रश्नों को लगाते हैं, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो फिलॉसफी है ना उत्तर मीमांसा, इसी से अलग अलग वाद निकले हैं, इसी से अलग अलग थॉट निकले हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा अद्वैतवाद, अद्वैत फिलॉसफी। एक नाम आपने सुना होगा द्वैतवाद, द्वैत फिलॉसफी। एक नाम आपने सुना होगा विशिष्ट अद्वैतवाद। सुना है आपने, छोटे छोटे वर्ड आपने सुने हैं। और एक आपने सुना होगा द्वैत अद्वैतवाद। तो ये जो फिलॉसफी है ये यहां से निकली है, उत्तर मीमांसा से ये सारी की सारी फिलॉसफी निकली है। अब ये फिलॉसफी किसने दी है, आइए ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ लेता है, ये सारी बातें एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो देखिए, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इन्होंने
अद्वैतवाद का फिलॉसफी दिया था, नॉन डुअलिज्म का फिलॉसफी दिया था। इन्होंने ये बताया था कि तीन चीजें होती हैं, जीव, जगत और ब्रह्मा। जीव, जगत और ब्रह्मा ये एक ही है, मतलब गॉड और जो भी यहाँ पर जीव है, जो भी यहाँ पर जीव है और ब्रह्मा है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ये एक ही है। इसी को अद्वैत बोला गया, इसी को अद्वैत बोला गया। ठीक है, अगली चीज है रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया था, इन्होंने विशिष्टा द्वैतवाद दिया था। इन्होंने कहा कि जगत और जीव दोनों ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी ब्रह्मा से ही वो निकलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी, माधवाचार्य ने द्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। इन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, और निम्बकाचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे भेद अभेदवाद भी कहा जाता है, भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। बस ये याद रखना, बाकी याद मत करो, क्योंकि भाई आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है, इसलिए सिर्फ इतना याद रख लो। शंकराचार्य, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, अद्वैतवाद की फिलॉसफी, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद की फिलॉसफी, माधवाचार्य द्वैतवाद की फिलॉसफी, और निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी, ये सारी फिलॉसफीज इन्होंने दी थी। ठीक है, अभी तो कल भी आपकी क्लास होगी, परसों भी, कल तो क्लास होगी आपकी, क्योंकि दोस्तों आज हमें एक टॉपिक पढ़ना था, पर मेरा स्वास्थ्य कल से बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लास वैसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी लेने की, बट आई थॉट कि गैप हो गया है तो चलिए क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम प्रश्नों को लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। आइए देखते हैं। सवाल है, पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ द आयरन एज, द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ द आयरन एज which was used to cut down trees, chop wood and weapon। लौह युग का सबसे सामान्य उपकरण जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी चीरने और हथियार के रूप में किया जाता था। सर, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था, इसमें एक्स का उपयोग किया जाता था। एसएससी जीडी 2024। आसान प्रश्न है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो याद कीजिए, हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा था, एक छोटा सा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था कि वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, वो परिवार या कुल होता था, और कुल का जो व्यक्ति है उसे कुलपति कहा जाता था। तो जवाब होगा कुलप या कुलपति। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोत्र प्रैक्टिस, ये आप बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोत्र प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुरुषों और महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे उसी गोत्र में विवाह करें। मैन एंड विमेन वर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन द सेम गोत्र। बताइए सही है गलत? तो हमने आपको यही बताया था कि गोत्र का पहला रूल यही होता है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करेंगे, सेम गोत्र में मैरिज नहीं होगी, सम गोत्रीय विवाह नहीं होता था। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द ग्रोथ वॉज नेम्ड। एक ही गोत्र के लोगों को उस व्यक्ति का वंशज माना जाता था जिसके नाम पर गोत्र है। बिल्कुल, हमने कहा था कि एक फैमिली ट्री है, एक फैमिली ट्री से जो आएगा वो उसी गोत्र का मेंबर होगा। अब बाकी तो पता करने नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। बहुत बढ़िया। According to the Varna system that was prevalent in the Vedic period, which of the following was not a Varna? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? तो सर हमने देखा था कि ऋग्वेद में 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त है, 4 वर्ण है सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका जवाब होगा सी। समिति नहीं है, समिति तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, समिति जो है वो एक राजनीतिक संस्था थी, समिति जो है वो एक राजनीतिक संस्था थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following was not a type of sacrifice performed by kings in ancient India to establish their position? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ नहीं था? देखो, वाजपेयी यज्ञ था, राजसू यज्ञ था, अश्वमेध था, पर हमने कहीं पर भी मुवेंद वेलन युद्ध की बात नहीं की। तो जवाब क्या हो जाएगा कि सर डी, ठीक है, डी, एसएससी सीजीएल 2019। अब ये सारी चीजें ना हमने पढ़ी हैं और ऑलमोस्ट आप देखें कि बेसिक चीजें पढ़ के भी ना आपका इतना काम बन जाएगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, बहुत ऊपर भी नहीं पढ़ना है, एक ऐसा लेवल लेकर के चलना है कि यार क्वेश्चंस हमारे होते रहे, सवाल हमारे होते रहे। ठीक है, चलो देखो जरा, हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी हमने बताया कि सर अद्वैत की जो फिलॉसफी है, अद्वैत की जो फिलॉसफी है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने दी थी। विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी रामानुजाचार्य ने दी थी। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। निम्बकाचार्य जी ने द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। तो इसका सही जवाब होगा डी, आदि गुरु शंकराचार्य। जवाब होगा डी, आदि गुरु शंकराचार्य। आरआरबी में यह सवाल पूछा गया था। A large number of words are derived from the word gau, meaning cow. A wealthy person was known as. अब हमने देखा था कि गाय जो है, एसएससी सीजीएल 2024, गाय सबसे पवित्र पशु है। जो गाय है वो सबसे पवित्र पशु था, सबसे पवित्र पशु था गाय। याद आ रहा है आप लोगों को? तो गाय से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, गाय से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, और इसी में एक शब्द आता है गोमत। अब गोमत के अलावा आप देखिए गोत्र भी गाय से ही निकला है, ठीक, गोत्र भी गाय से निकला है, गवेषणा भी गाय से ही निकला हुआ वर्ड है। ठीक है, आप आगे जाकर के देखिए कि गाय के लिए अघन्या शब्द का यूज किया गया है, जिसको मारा नहीं जा सकता। गाय से ही गोपा जनस्य निकला है, जो कि राजा होता था, तो गोपा जनस्य भी वहां से निकला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया द टर्म संधि विग्राहक। अब ये यहां आ गया है दोस्तों, इसके लिए माफ कीजिएगा, ये आगे हमें पढ़ना है, ये मौर्यन पीरियड का प्रश्न है, तो इसको याद रखना, युद्ध और शांति से, ये मौर्यन पीरियड का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 सेक्शन ऑफ द ऋग्वैदिक ट्राइब? निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का भाग नहीं था? देखो, पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, और वॉरियर। उस समय पर क्राफ्टमैन वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट। ऋग्वेद एक संगठित समाज की ओर संकेत करता है। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज का क्वेश्चन है, 2025 का है। ऋग्वेद एक संगठित समाज की ओर संकेत करता है, वहां किस प्रकार का विवाह प्रचलित था? बहुत अच्छा है जी, ये नहीं पढ़ा था, ये बताइए थोड़ा सा, ये अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ओनली मोनोगोमी वॉज प्रैक्टिस्ड, अब ये नहीं पढ़ा इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ओनली पोलीगमी वॉज प्रैक्टिस्ड, बोथ मोनोगैमी एंड पोलीगोमी वर प्रैक्टिस्ड इक्वली, मोनोगोमी वॉज द जनरल रूल बट सम प्रिंस प्रैक्टिस्ड पोलीगैमी। देखो क्या था कि वैदिक काल में सामान्यतः एक पत्नी विवाह ही चलता था, वैदिक काल में सामान्यतः एक पत्नी विवाह ही चलता था, लेकिन जो बड़े घर के लोग हैं, जो नोबेल्स हैं, वो कई बार बहुपत्नी विवाह कर लेते थे। अदरवाइज ऋग्वैदिक काल में एक पत्नी विवाह ही चला करता था, एक व्यक्ति सामान्यतः एक शादी ही किया करता था, एक व्यक्ति सामान्यतः एक शादी ही किया करता था। तो जवाब होगा इसका डी, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था ये। ऋग्वेद के संदर्भ में ऋग, अब ऋग्वेद, अब देखो नहीं भी पढ़ा तब भी आंसर निकल आएगा कैसे। ऋग्वेद मतलब क्या था? ऋग्वेद का मतलब था जिसमें मंत्रों का संग्रह हो, तो इसमें क्या आ जाएगा कि मंत्र मतलब पवित्र स्तुति मंत्र। नहीं भी पढ़ा तब भी आंसर इजीली है, बहुत दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद को किस प्रकार सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया जाता है? उपनिषदों का संग्रह, शास्त्रीय संगीत का संग्रह, राजकीय इतिहास का संग्रह। अब एलिमिनेशन मेथड है कि ये सब तो नहीं होगा सर। कलेक्शन ऑफ मंत्रा, हिम्स, मंत्रों का संग्रह। आसान है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी।
वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के 4 पुरुषार्थों में से मोक्ष का क्या अर्थ है? तो 4 अलग अलग पुरुषार्थ होते हैं, 4 अलग अलग पुरुषार्थ होते हैं। उसमें से जो मोक्ष है, मोक्ष का अर्थ होता है स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक मुक्ति। वेदों में आत्मन शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? 2025 का सवाल है। यज्ञ, पवित्र मंत्र, सर्वोच्च देवता, आंतरिक। आत्मन का मतलब ही होता है इनर सोल, आत्मन का मतलब ही होता है इनर सोल। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर जो उपनिषद है इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद कितने हैं? 108। छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ठीक है, मांडुक्य को सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, बृहद आरण्यक को सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग दी उपनिषद। हमने ये भी पढ़ा था कि यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठ उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है वो बृहद आरण्यक उपनिषद में है। भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। वह दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही दिव्य तत्व से बना हुआ है। द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? ब्रह्मा। हर चीज संसार में किससे बनी है? ब्रह्मा। द्वैत, अद्वैत जो कुछ भी है उसमें ब्रह्मा का नाम आता है। ठीक है, उसमें ब्रह्मा का नाम आता है। सर और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? ऐप पर जाइए, जीके बूस्टर पे जाइए, वहां टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सिलेक्शन वे ऐप जो हमारी है वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैदिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तरदायी माना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ना इन वैदिक सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड बिजनेस? तो ये काम वैश्य वर्ण का था। वैश्य जो वर्ण है वो व्यापार का काम किया करता था, वो ट्रेड का काम किया करता था। विच 2 लैंग्वेजेस फ्लोरिस्ड अलोंगसाइड संस्कृत इन दी वैदिक एंशिएंट? वैदिक प्राचीन भारत में संस्कृत के साथ कौन कौन सी 2 भाषाएं उत्पन्न हुई या फ्लोरिश हुई? तो संस्कृत के साथ 2 लैंग्वेजेस और जो आई वो थी पाली और प्राकृत। आप आगे आकर के देखोगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में पाली और प्राकृत का हम बहुत उल्लेख करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट पाली एंड प्राकृत, वी विल डिस्कस अबाउट पाली एंड प्राकृत। ठीक है जी, चलिए। वैदिक स्तुतियों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो सर वैदिक स्तुतियों के संग्रह को हम नाम देते हैं जी संहिता, इसे हम नाम देते हैं संहिता, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ, समझ में आया? फिर कोई दिक्कत? आज आप लोगों के कमेंट भी हमने ले लिया यार। ओके, कोई डाउट है यहां तक? अच्छे से समझ में आ रहा है? कंटेंट बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है? देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, बेसिक है, ठीक, याद भी करेंगे हम बार बार इसी तरीके से। यार अभी ना बिल्कुल ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि एग्जाम से पहले 2 विषय बहुत अच्छे से पूरे हम कंप्लीट कराएंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। बैच पूरा कंप्लीट होगा, मैं फिर से बता दूं, ठीक है, बैच पूरा कंप्लीट होगा, सारी चीजें ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत डिटेल में होगी। पॉलिटी जो है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करा देंगे, ठीक, आपके एग्जाम से पहले, एसएससी सीजीएल से पहले करा देंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अराउंड मई एंड तक हम करा देंगे। अभी कल भी आपकी क्लास होगी, कल भी आपकी क्लास होगी क्योंकि अभी हमें महाजनपद वाला टॉपिक और कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप 0 से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए है। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ बिल्कुल यार, हमारे साथ ना बुक भी तैयार हो रही है, तो बुक भी आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। ओके, तो समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, याद हो रहा है सब कुछ? याद करते जाना क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप याद करोगे उतना बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन भी बन रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते रहे यार। देखो बीपीएससी वगैरह के लिए ना ये वाली क्लासेस उतना यूजफुल, ठीक है, बेस बन सकता है, बट अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ हमारा प्राइमरी जो टारगेट है वो एसएससी और रेलवे है।
एसएससी और रेलवे। ठीक, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। हाँ, ये